मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। प्यारे बच्चों, जो वीरता से भरा हुआ है, जिसका नाम लोग बड़े गौरव से लेते हैं और शत्रु भी जिसके गुणों की प्रशंसा करते हैं, वही पुरुष वास्तव में वीर पुरुष होता है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको ऐसे ही वीर देशभक्त पुरु के बारे में पढ़ाएंगे। यह पाठ नाटक विधा के रूप में लिखा गया है। नाटक पहले दृश्य से शुरू होता है, जिसमें राजा पुरु का दरबार लगा हुआ है। देखो बच्चों, राजा पुरु के दरबार में मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे थे। एक सैनिक प्रवेश करता है। पुरु सैनिक की ओर देखकर कहते हैं, कहो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? सैनिक कहता है कि महाराज, समाचार अच्छा नहीं है। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है और वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा आंबी सिकंदर के साथ मिल गए हैं। अब देखो बच्चों, पुरु सैनिक को बाहर जाने का इशारा करता है और महामंत्री और सेनापति की ओर देखकर कहते हैं कि हम जानते थे आंबी ऐसा ही करेगा, वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ मिलकर उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। राजा पुरु अपने सेनापति को युद्ध की तैयारी का आदेश देते हैं और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि आसपास के मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेज दो। देखो बच्चों, राजा पुरु सेनापति को मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र इसलिए भेजने के लिए कहते हैं क्योंकि वह चाहते थे कि आसपास के सभी राजा उनके साथ मिल जाएं, क्योंकि सिकंदर एक शक्तिशाली राजा था और पुरु का अकेले उसे हराना संभव नहीं था। इसलिए अपने बल को दुगना करने के लिए राजा पुरु मित्र राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजना चाहते थे। पुरु के आदेश को सुनकर महामंत्री कहते हैं कि जो आज्ञा महाराज। अब पुरु फिर से मंत्री को एक सलाह देते हैं और कहते हैं कि एक और बात, उन सब राजाओं से कहना कि यह समय आपस में लड़ने का नहीं है। अगर उनके मन में कोई पिछली बात है तो वो उसे भूल जाएं। यह समय अब लड़ने का नहीं है, मिलकर एक साथ सिकंदर को हराने का है। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है, वह भले पूरी दुनिया को जीत ले, लेकिन जब तक हम सब एक साथ हैं, वह भारत को नहीं जीत सकता। जैसे ही पुरु अपनी बात खत्म करते हैं, एक सेवक फिर से प्रवेश करता है। सेवक कहता है, महाराज की जय हो, सिकंदर का दूत आया है। पुरु उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। दूत प्रवेश करता है और झुककर राजा पुरु को सलाम करता है। पुरु कहते हैं, कहो दूत, हमारे लिए तुम्हारे सम्राट ने क्या संदेश भेजा है? दूत कहता है, महाराज, सम्राट ने कहा है कि वो दुनिया को जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी आंबी की तरह उनसे मित्रता कर लें। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। देखो बच्चों, सिकंदर यहाँ पर अपनी होशियारी दिखा रहा है। देखो बच्चों, सिकंदर को अपनी शक्ति का बहुत अभिमान था और उसे ऐसा लग रहा था कि पुरु भी आंबी की तरह डरकर उससे सुलह कर लेंगे और लड़ाई करने से पीछे हट जाएंगे। पुरु एक वीर राजा थे। वे सिकंदर के इस प्रस्ताव से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। वे दूत को कहते हैं कि यदि हम सिकंदर की बात ना माने तो? दूत कहता है, तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है महाराज, क्योंकि हमारे महाराज सिर्फ जीतना जानते हैं। पुरु कहते हैं कि सुनो दूत, अपने सम्राट से कहना कि उन्हें हम हारना सिखा देंगे। अब लड़ाई के मैदान में ही हम उनका स्वागत करेंगे। पुरु के वीरता भरे वचनों के साथ पहला दृश्य समाप्त हो जाता है और दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है।
जिसमें सिकंदर का शिविर लगा हुआ होता है। दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है सिकंदर के शिविर से, जिसमें सिकंदर बैठा हुआ है और उसके पास ही आम्बी और सेल्यूकस भी बैठे हैं। दूत प्रवेश करता है। दूत झुककर अपने सम्राट को सलाम करता है और कहता है, सम्राट की जय हो। सिकंदर जानने के लिए उत्सुक था कि पुरु का क्या जवाब था, तो वो दूत से कहता है, आओ दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुंचा। दूत कहता है, पहुंच गया सम्राट। सिकंदर, हम जवाब सुनना चाहते हैं। दूत कहता है कि सम्राट, पुरु लड़ाई के मैदान में ही हमारा स्वागत करेंगे। देखो बच्चों, दूत यह कहना चाहता था कि पुरु ने सिकंदर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सिकंदर हैरान हो जाता है और हैरानी में भरकर कहता है, क्या वे नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है? दूत कहता है, महाराज, मैंने उनसे सब कुछ कहा, लेकिन फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। सिकंदर हैरान हो जाते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी पुरु युद्ध के लिए कैसे तैयार हो गए। क्या वे सिकंदर की शक्ति को नहीं जानते? सिकंदर अपने सेनापति सेल्यूकस से कहते हैं, सेल्यूकस, सिपाहियों को कूच का आदेश दो, यानी युद्ध के लिए निकलने का आदेश दो। अब पुरु को सबक सिखाना ही होगा। सेल्यूकस कहता है, जो आज्ञा सम्राट। और इसी के साथ दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। चलो बच्चों, देखते हैं तीसरे दृश्य में क्या होता है। तीसरा दृश्य शुरू होता है, जिसमें झेलम नदी के किनारे यूनानी सेना का शिविर लगा हुआ होता है। झेलम नदी के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाले हुई थी, लेकिन तेज बारिश होने के कारण वह नदी को पार नहीं कर पा रही थी। नदी चढ़ी हुई थी, तेज पानी बरस रहा था और अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। मंच पर प्रकाश होता है और देखो, सिकंदर सेल्यूकस से बात कर रहा है। सिकंदर कहता है, 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सिपाही नदी पार न कर सका। यह हमारी हार है सेल्यूकस, हार है। अब सेल्यूकस थोड़ा निराश होकर कहता है कि सम्राट, बरसात के दिन हैं, झेलम नदी चढ़ी हुई है और हमारे सभी सैनिक घबराए हुए हैं। पुरु के पास हाथियों की बहुत बड़ी फौज है और हमारे सैनिक उन हाथियों का मुकाबला करने से डर रहे हैं। अब देखो बच्चों, सिकंदर को गुस्सा आ जाता है और वो क्या कहता है उत्तेजित होकर, सिकंदर के जीते जी उसके जवानों में कैसा डर। डरने से तो अच्छा है कि हम सब झेलम में डूबकर मर जाएं। जब सिकंदर और सेल्यूकस आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी एक सिपाही आता है और महाराज को सलाम करते हुए कहता है कि महाराज की जय हो, राजा आम्बी आपसे मिलना चाहते हैं। सिकंदर कहते हैं कि उन्हें आदर के साथ ले आओ। सिपाही चला जाता है। थोड़ी देर में आम्बी प्रवेश करते हैं और सम्राट को प्रणाम करते हैं। सिकंदर कहते हैं, आइए राजा आम्बी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारे सभी जवान पुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं। ऐसा लगता है लड़ाई का विचार छोड़ना होगा। आम्बी हैरान हो जाता है कि इतने बड़े सम्राट ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। वे सम्राट को कहते हैं, आप ऐसा न सोचे सम्राट, यह वर्षा तो हमारे लिए वरदान है। दलदल और गीली जमीन में हाथियों के पैर नहीं टिकते। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा। आप केवल सेना को कूच करने का आदेश दीजिए। सिकंदर कहते हैं, आदेश देने से क्या होगा? सेना झेलम कैसे पार करेगी? क्योंकि नदी तो पूरी चढ़ी हुई थी और उस चढ़ी हुई नदी को सैनिक कैसे पार कर सकते हैं? आम्बी कहता है, सम्राट, यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर पर नदी के बीच में एक टापू है। वहाँ से नदी कम गहरी है और सेना वहाँ से पार हो जाएगी। देखो बच्चों, कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिकंदर की सेना ने झेलम नदी को कैसे पार किया और कहाँ से पार किया। तो आप उत्तर में बता सकते हैं कि सिकंदर की सेना ने झेलम नदी के पास
थोड़ी दूर पर ही एक बीच में टापू था। वहां पर नदी कम गहरी थी, तो सिकंदर की सेना ने नदी को वहां से पार किया। अब सिकंदर प्रसन्न हो जाता है और उसकी आवाज में बल आ जाता है। वो सेनापति को जोश के साथ आवाज लगाता है, सेल्यूकस, सेना को कूच का आदेश दो और मेरा घोड़ा ले आओ। सिकंदर के आदेश के साथ ही तीसरा दृश्य समाप्त हो जाता है और चौथा दृश्य शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अब चौथे दृश्य में क्या हो रहा है। चौथे दृश्य में सिकंदर की सेना पुरु के सोते हुए सैनिकों पर रात के अंधेरे में आक्रमण कर देती है। रात का समय, मंच पर अंधेरा है। पर्दे के पीछे पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना कायरतापूर्वक आक्रमण कर देती है। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज आती है। लोग चीखते और चिल्लाते हैं। हाथी घोड़े की आवाज भी सुनाई पड़ती है। थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजने लगता है। अब पर्दा उठ जाता है। देखो बच्चों, मंच पर सिकंदर बैठा हुआ था, जिसने धूर्तता से जीत हासिल कर ली थी और वो अपनी जीत पर बहुत खुश हो रहा था। अब इसी खुशी में वो अपने सेनापति को बुलाता है, सेल्यूकस, सेल्यूकस। सेल्यूकस कहता है, जो आज्ञा सम्राट। सिकंदर कहता है, कैदी को पेश किया जाए। अब सेल्यूकस जाता है और बंदी पुरु को लेकर आता है। सिकंदर कहता है, आइए राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ही ली होगी। पुरु बंदी होने के बावजूद भी घबराते नहीं, बल्कि गर्व से कहते हैं कि वीरता नहीं, बल्कि धोखा जरूर देखा। रात में चोरों की तरह आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। देखो बच्चों, जो वीर होता है वह सामने से आक्रमण करता है और पीछे से कभी भी वार नहीं करता। लेकिन सिकंदर ने अपने बल का दुरुपयोग किया और पुरु के सोते हुए सैनिकों पर आक्रमण किया, जो वीरता नहीं बल्कि कायरता थी। पुरु के जवाब को सुनकर सिकंदर कहते हैं, युद्ध है राजा पुरु, वहां न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। लेकिन हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। अब तो आप हमारे कैदी हैं। बताइए, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। देखो बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान देने जैसी है। पुरु इतने वीर थे कि वे अपने साथ रात को तलवार रखकर सोते थे। यानी अगर शत्रु किसी भी समय आक्रमण कर दे तो पुरु अपनी पूरी तैयारी रखते थे। जब अचानक से सिकंदर की सेना ने उन पर आक्रमण किया तो पुरु ने सजग होकर अपनी तलवार से उन पर पलटवार किया और उनका सामना किया, जिससे सिकंदर भी बहुत प्रसन्न थे। अब पुरु कैदी तो थे, लेकिन फिर भी उनके स्वाभिमान में कोई कमी नहीं थी। वे स्वाभिमान में भरकर कहते हैं कि सिकंदर, अगर आप मेरे साथ व्यवहार ही करना चाहते हो तो ऐसा कीजिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। आंधी जब यह सुनता है तो वह क्रोधित हो जाता है और सिकंदर से कहता है, सुना आपने सम्राट, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। देखो बच्चों, आंधी को ऐसा लगता है कि कैदी बनने के बाद पुरु घबरा जाएंगे, हार स्वीकार कर लेंगे। पुरु बंदी तो बन गए थे, लेकिन उनका हर उत्तर वीरता से भरा हुआ था, जिससे सिकंदर भी प्रभावित हो रहे थे। जब सिकंदर आंधी की पुरु के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया देखते हैं तो वो क्रोध में भर जाते हैं और क्रोध में भरकर आंधी से कहते हैं कि आप बहादुरों की इज्जत नहीं करना जानते। वह पुरु से कहते हैं कि हम आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। ऐसा जवाब एक बहादुर ही दे सकता है। राजा पुरु, हम आपके वीरता भरे उत्तर को सुनकर आपको कैद से आजाद करते हैं और आपको आपका राज्य वापस करते हैं। अब देखो बच्चों, आंधी एकदम से पलट जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पुरु के बंदी बनने के बाद यह राज्य उसे मिलेगा, लेकिन सिकंदर ने वह राज्य पुरु को वापस लौटा दिया,
तो आम्बी घबराकर कहता है, सम्राट, यह राज्य तो आपने मुझे देने का वादा किया था, यह तो धोखा है। सिकंदर अब उत्तेजित हो जाते हैं और आम्बी को कहते हैं कि अपनी औकात समझो, धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया है। देखो बच्चों, आम्बी ने अपने देश के साथ द्रोह किया था। जानते हो, वह सिकंदर के साथ मिल गया था। किसके लालच में? पुरु के राज्य के लालच में। अब सिकंदर कहता है कि देश के गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब जानते हैं। वह आम्बी को कहता है कि अब आप जा सकते हैं। सिकंदर प्रसन्नता में भरकर पुरु से कहता है, महाराज पुरु, आज से हम आपके दोस्त हैं और मैं वचन देता हूँ कि यह दोस्ती जीते जी कायम रहेगी। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। आरज़ू बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन और वीरों को प्रणाम हो।